हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 9th का मैथ्स का पेपर बनाया गया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम प्रश्नों पर चलते हैं, जो कि हमारी परीक्षा में आने वाले हैं और हमारी परीक्षा में हमको अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ही सहायक होंगे। तो देर न करते हुए फटाफट प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारा देखना, 75 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे के लिए पेपर रहेगा। ये 75 हमारा इधर आने का था, पर पेपर को इसमें डाला हमने मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से, तो इस तरह से बन गया है वो। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव क्या होगा? सदैव होगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। किस तरह से मिलेगी? जैसे 3 + √3 को जोड़ेंगे तो 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या, एक घटाएंगे तो भी क्या मिलेगी? एक अपरिमेय संख्या। तो इस एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को सदैव जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या मिलेगी हमको? एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? बा वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में नहीं है? 1 और 2 के बीच में नहीं है, मतलब इनको डिवाइड करके देखेंगे। 5/4 को देखेंगे तो 1 पॉइंट में आएगा। 11/8 को देखेंगे तो 1 पॉइंट में आएगा। 17/8 को देखेंगे 2 पॉइंट में आएगा। तो 8 दूनी 16, मतलब 2 से बड़ी है। 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सा वाला। ठीक है ना। अगला है, x² - x - 6 के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक निकाल लेते हैं। x², अब गुणा करें तो 6 और जोड़े घटाए तो x, तो कितना आ जाएगा? -3x और +2x +-6। तो x माइनस, यहाँ x कामन ले लिया, x - 3, यहाँ 2 कामन ले लिया, है ना। तो x 2 कामन ले लिया तो x - 3, तो x - 3 और x +2, तो +2 उधर जाएगा तो -2 और 3 उधर जाएगा तो +3, तो आ जाएगा 3 और -2। 3 और -2 हमारा कौन सा आंसर है? पहले वाला। ठीक है ना। कौन सा आंसर है हमारा? पहले वाला आंसर आ गया आ। अगला प्रश्न है, बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में होगा? तो दोनों ही माइनस के हैं, तो हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा। कौन से में होगा? तृतीय चतुर्थांश में। अगला प्रश्न है, y = 3x + 5 का क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सा वाला, अनेक हल होंगे, क्योंकि x का मान हर बार अलग रखेंगे तो y का मान भी हर बार अलग मिलेगा। तो इसे कहाँ तक लिखेंगे? इनफाइनाइट तक करेंगे तो कितना होगा? हर बार अलग मिलता जाएगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य, यहाँ स्थित की जगह क्या हो जाएगा? शिष्य है ये। क्या है ये? शिष्य है ना। शिष्य कौन सा था? कौन था? तो उनका प्रसिद्ध शिष्य था पाइथागोरस। क्या था? पाइथागोरस। अगला प्रश्न आता है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार बनने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है? अशांत। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है। 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखी, तो 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखते हैं हम, तो कुछ बहुत सारी हो सकती है, अनंत होती है। तो 2.3124 डैश 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 डैश, इस तरह से कोई सी भी संख्या हम लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच में। बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक पदी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी। ठीक है ना। अगला है, बिंदु -3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? देखना, एक्स अक्ष से दूरी y होती है, तो क्या कहलाएगी? 4, और y की जगह पर कितना है? 4, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? 4। y = mx के प्रकार का समीकरण खाली स्थान से होकर जाने वाले एक रेखा को निरूपित करता है, तो ये मूल बिंदु से होकर जाने वाले को करता है, मूल बिंदु। क्या आंसर आ जाएगा? मूल बिंदु। अगला प्रश्न है, एक रेखा के सिरे होते हैं, एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? बिंदु। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं? बिंदु। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। बहुत ही अच्छी तरीके से सही जोड़ी बनाई गई है। √a + √b और √a - √b। तो देखना क्या करेंगे, a + b और a - b का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? √a² - √b²। ठीक है। तो a का स्क्वायर है, √a का स्क्वायर और b का स्क्वायर b, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है ना। आंसर, चलो आंसर ही मिला देते हैं, ये वाला हो गया। x³ - y³, तो इसके लिए फार्मूला ये आ गया हमारा ये वाला। x³ + y³, तो इसके लिए फार्मूला आ गया ये वाला, ऊपर वाला। ठीक है ना। और 0 0 क्या हो गया? मूल बिंदु हो गए, मूल बिंदु के निर्देशांक। x = 0 का आलेख, ये y अक्ष के समांतर होता है, एक सरल रेखा होता है। एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये आंसर आ गया इसकी। ठीक है ना। अब सत्य पाते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य आ जाएगा। शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, बिल्कुल 0। बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 0।
जीरो बहुपद का एक शून्य हो सकता है, शून्य बहुपद में बता सकते हैं इसको हम। मूल बिंदु में ये देखने एक थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, भज जो भी है भुज है, भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, बिल्कुल सत्य है। दो चरों वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न आएगा हमारा, एक ठोस की 3 विमाएँ होती है, बिल्कुल सत्य है, ठोस की 3 विमाएँ होती हैं। अगला प्रश्न है 5वां, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 9 की पावर 1/2, तो इसको लिख दें 3 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है ना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। त्रिपद वाले बहुपद का उदाहरण लिखिए, तो आ गया 3x² + 4x + 5, इसमें पद कितने हैं, 3, ठीक है ना, पद 3 है, या ऐसे लिख सकते हैं 3x + 4y + 5, ये 3 पद वाला बहुपद है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटता है, ये 4 भागों में बांटता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c बराबर 0, ठीक है ना। समांतर रेखाएं क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन लिखनी है, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। आगे है, ज्ञात कीजिए 125 की पावर 1/3, तो इसको लिख देंगे 5 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। उदाहरण में है, सरल कीजिए 7/3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखें, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, देखना इसमें क्या है, देखना थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है सवाल, जो भी जैसा भी है, यदि ऐसा मान लो ऐसा है, तो 7 की पावर 7 और 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी, 7, तो 7 की पावर 7 और 3 की पावर 21, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा ना हो और यदि ऐसा हो, यदि क्या है 7, देखना ऐसा हो 7/3 की पावर 3/7, तो कितना हो जाएगा, देखना 7/3 की पावर 3 की पावर 7, तो 7/3 की पावर 21, ऐसा हो तो ऐसा कर देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सरल कीजिए, इसका स्क्वायर करना है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a² + b² + 2ab, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और 2 √ab, तो √10 हो गया, तो आ जाएगा 7 + 2 √10, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा। अगला दिखाइए कि एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हैं हम, किस तरह से, 0.3 को क्या मान लें, x, ठीक है ना, तो इसको बार था ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार है, तो 2-3 बार संख्या लिख दी, ठीक है ना। अब इसमें एक संख्या के ऊपर बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 10x बराबर, ये 3 इधर आ गया, पॉइंट इधर आ गया, 3 3 3 3, ठीक है ना। ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 गई, 1 और 2 को घटा दें, तो 10x में से x गया 9x, ठीक है ना। और इधर क्या हो गया, इसमें से उसको घटाया 3 बच गया, तो ये 3/9 हो गया, इधर से 9 हट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, तो x का मान कितना आ गया, 1/3, ये आंसर आ गया। अगला है 4a - 2b - 3c का स्क्वायर, तो a + b + c का होल स्क्वायर का सूत्र हमको जानते ही हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2a का फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। ऐसे कैसे, इसमें आ जाएगा, इसमें ऊपर वाले में देखते हैं, a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 4a, b का मान आ जाएगा -2b और c का मान क्या आ जाएगा -3c, ये रख के हम फार्मूले में रख देंगे। ऐसे कैसे, इसके नीचे अथवा वाले में भी a का मान -2x, b का मान 3y और c का मान 2z रख के हम इसको कर सकते हैं। गुणनखंड ज्ञात करना है, देखना गुणनखंड हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से, देखना इसको देखते हैं, गुणा करें तो 12 है और जोड़े घटाए तो 7 है, तो 4 और 3 12x² -4x -3x + 1, तो यहाँ से 4x कामन ले लिया, 4 3 12 -1, यहाँ से -1 कामन ले लिया, 3x -1, तो आंसर एक तो आ गया 3x -1 और एक आ गया 4x -1, ये आंसर आ गया। अब इसको 102 की पावर 3 को क्या लिख दें, 100 + 2 की पावर 3, और a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला लगा देंगे, आंसर लेके आ जाएंगे। कार्तीय तल में बिंदुओं 3 5 -2 0 और 0 -3 का स्थान निर्धारण कीजिए, तो देखना कार्तीय तल ऐसा बना के हम ऐसा बना देंगे, कार्तीय तल कैसा बनाएंगे, इस तरह से बना देंगे,
और उसमें देखना ये कहाँ तक सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 तक लिख लेंगे। अब 3 5 कहाँ है, 3 5 है, देखना 1 2 3 4 ऐसा, तो 1 2 3 मान लो ये 3 यहाँ पर आ गया, तो 3 और 5 कहाँ आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों को मिला दिया 3 5 हो गया, ठीक है ना। -2 0 तो 1 और -2 ये हो गया, और 0 यहीं है तो ये -2 हो गया, -2 0, ठीक है ना। आगे क्या है, 0 -3 है, 0 और ये 1 2 3 -3 यहाँ मान लो y का -3 है तो 0 -3 यहाँ आ गया। इस तरह से इनको हम बता सकते हैं। -3 5 और -5 4 में भुज और कोटि के मान लिखिए, तो इसमें भुज का मान क्या जाएगा, -3, इसमें भुज का मान -5, इसमें कोटि का मान 5, इसमें कोटि का मान 4। आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कैसे, -3 5 तो भुज कितना हो गया, -3, कोटि कितनी हो गई 5, और -5 और 4 तो भुज कितना हो गया, -5 और कोटि कितनी हो गई 4। ये आंसर आ गया। आगे देखें, इसको भी कार्तीय तल में बताना है, तो इस तरह से हम कार्तीय तल में इसको ऐसा ग्राफ बना के बता सकते हैं। कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसको उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में किया गया है, और उन्हें कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। आगे है 2x + 3y = ये 4 - 3 7 को x + by + c के रूप में लिखिए, तो देखना 2x + 3y और इसको इधर बुला लिया तो माइनस का 4.37 = 0, ये इस रूप में हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 2 14 से होकर जाने वाली 2 समीकरण लिखिए, तो 2 14 से होकर जाने वाली क्या लिख दे, पहली समीकरण तो x + y = 16, और एक हो गई 2x + 3y, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 14 3 42, तो ये कितना हो जाएगा 47। एक समीकरण ये बन जाएगी। ऐसे कितनी समीकरण हम बना सकते हैं। अगला हो जाएगा, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है, इस कथन के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो देखना क्या होगा, माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है, तो नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है, ये दुगनी है तो इसको दोगुना कर दिया, तो एक समीकरण बन गया 2 चरों वाला, ठीक है ना। 2 चरों वाला समीकरण ही तो हो गया। इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, x - 2y = 0, ये आंसर आ जाएगा। रैखिक समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल दीजिए, तो x बराबर एक बार क्या रखेंगे, x बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, तो अपने को हर बार अलग अलग हल मिल जाएंगे। अगला है, क्या शून्य एक परिमित संख्या है, तो बिल्कुल शून्य एक परिमित संख्या है, क्योंकि शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 होता है। ऐसा का ऐसा ही क्या 1 ≠ 0 है, तो शून्य एक परिमित संख्या है। बिंदु 7 12 की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या है, देखना 7 12 की एक्स अक्ष से दूरी है 12, ठीक है ना, और वाई अक्ष से दूरी है 7। बिंदु 7 12 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी 12, और वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी 7, बिल्कुल। 4x + 3y 12 के 2 हल लिखिए, देखना 2 हल लिखना है, तो कहने का मतलब एक बार x = 0 रखेंगे, एक बार x = 1 रखेंगे, तो अपने को 2 हल मिल जाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है हमारा डायग्राम वाला, चित्र वाला, ठीक है ना। अब चित्र वाला सवाल है, इसमें क्या दिया है, देखना क्या दिया है हमको, ये हमको दिख रहा है, जो भी दिया है इसमें दिख रहा है, देखना यहाँ इसमें वैल्यू नहीं दी गई है, सॉरी वैल्यू हम देखते हैं क्या है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू देखना, इसको हम a मान लें, मतलब इस कोने को क्या मान लें, इसको a मान लें, a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, इसको हमने c मान लिया, इसको d मान लिया, और इसको e मान लिया। तो हमको क्या दिया है, AB इज़ पैरेलल टू D, तो AB समांतर है D की, सही बात है। एंगल BAC कहाँ है, BAC ये कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का, और ये CD ये कितने हैं, 53 डिग्री का। तो हमको क्या निकालना है, DCE निकालना है। तो हम क्या देखना, ये 35 का है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 का, एक अंतर कितना हो जाएगा 35। अब ये 53 हो गया, ये 35 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 53 35। पहले तो देखना क्या कर लें, पहले तो हम कर लें, ये हमारा ABCDE, ये 53, ये 35, तो एकांतर कोण ये भी कितना हो गया 35। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 35 होता है, सॉरी 180 होता है, तो हो गया 53 + 35 और प्लस ये एंगल C जो निकालना है बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। तो 53 + 35 कितना हो जाएगा 8 और 88 इसमें से घटा दिए, 10 में से 8 गया 2, ये 9 हो गया, 18 में से 9 गया 9, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, एंगल C वाला DCE का मान कितना आ जाएगा, एंगल DCE का मान आ जाएगा हमारा, एंगल DCE का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 92 डिग्री, कितना आ जाएगा 92 डिग्री। अगला प्रश्न है हमारा इसके अथवा में, इसके अथवा वाला है, देखना अथवा वाला, इसमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो x y के मान अब क्या वैल्यू दी हो तो x y की मान ज्ञात करें, तो इसकी वैल्यू हमको दी गई है। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमारा 50,
इस कॉर्नर पे कितना लिखा है 50, और इस कॉर्नर का मान कितना है x, इसका मान कितना है x, और ये इसका मान दिया है हमको 130, और इसका मान है y, ठीक है ना। तो देखना इन दोनों को देखते हैं, तो ये y का मान कितना हो गया 130, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और ये यहाँ x और यहाँ y ये दोनों एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो x बराबर क्या हो गया y, x बराबर y, और y का मान कितना है 130, तो x का मान भी कितना आ जाएगा 130, तो x और y के मान कितने हो जाएंगे 130 और 130, क्यों हो जाएंगे कि 100, देखना y और 130 शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख होने के कारण y का मान 130 आ गया, और यहाँ x लिखा है इस लाइन के इस कॉर्नर पे, ये दोनों कैसे हैं एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, x बराबर y, तो जब y 130 का है तो x भी कितना हो जाएगा 130 का। अगला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या लिखेंगे कि तीन भुजाओं से बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, और ऐसा चित्र बना देंगे। सर्वांग समाकृतियों को परिभाषित करो। सर्वांग समाकृतियाँ देखना, ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज हो गए, सर्वांग समाकृति है। यानी कि डेफिनेशन भी देखें तो वे आकृतियाँ जो शेप में या आकार में समान हो और परिमाण में भी समान हो। सर्वांग समाकृति की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे आकृतियाँ जो आकार में भी समान हो और परिमाण में भी समान हो, साइज में भी समान हो और शेप में भी समान हो, सर्वांग समाकृतियाँ कहलाती है, और उनका यह गुणी क्या कहलाता है समरूपता कहलाता है। और इसके हम विधि देखे जाए तो इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, दो वर्ग एक ही साइज के वर्ग होना चाहिए और दो त्रिभुज एक ही साइज के त्रिभुज होना चाहिए। अगला प्रश्न है यदि AC बराबर BD, AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो देखना यहाँ क्या है, ये रेखा है, थोड़ा सा बिंदु गड़बड़ हो गया, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है ना। तो ये देखना हम लोग क्या दिया AC, अब AC का मान निकालो यहाँ से, तो AC का मान क्या मिला मेरे को, AC का मान मिला AB प्लस BC, ठीक है ना। और BD का मान क्या मिला, BD का मान मिल गया मेरे को BC प्लस CD, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम क्या कर दें, दोनों को बराबर कर दें, दोनों को बराबर कर दें, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हैं। तो ये AC का मान क्या है, ये रख दो, AC का मान इसमें रख दो, AB प्लस BC बराबर BD का मान क्या है BC प्लस CD, दोनों को बराबर कर दिया, तो BC से BC कट गया, AB बराबर CD जो कि हमको लाना था, तो ये आंसर आ गया AB बराबर CD, ठीक है ना, ये आ गया। अगला है दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा है, चित्र में बता दिया है कि AB बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC 1/2 AB एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए। तो आकृति हमने खींच दी पहले ही, तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखना इसमें देख रहे हैं कि AB बराबर क्या दिख रहा है, इसको हम देखें, दिया है, ये सब लिखने के बाद सिद्ध करना है, ये सब लिखने के बाद AB बराबर क्या हो जाएगा AC प्लस BC, ठीक है ना। और AB का मान कितना है BC है, BC को क्या लिख दूँ मैं, AB लिख दूँ, BC को AB लिख दो, तो AB बराबर AC प्लस BC को क्या लिख दें, BC को लिख दें AB, BC को लिख दें AB, ये AB गलत लिखना, गलत तो नहीं हो जाएगा, देखना AB बराबर BC, ये AB बराबर BC ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये आएगा AC बराबर BC, ठीक है ना, AC बराबर BC। तो मैं AC को देखना BC को कितना लिख दूँ, BC को AC लिख दूँ, तो ये BC की जगह क्या जाएगा AC जुड़ गया, कितना हो गया 2AC, तो AB बराबर 2AC, ठीक है ना, और 2 नीचे पहुँच गया, तो 1/2 AB इक्वल टू AC, ये हमारा प्रूव हो गया, AC बराबर 1/2 AB, ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ये वाला, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसका चित्र इस तरह से बनना था, देखना मैं बता रहा हूँ चित्र किस तरह से, इस तरह से बनना था, ठीक है ना। इसमें ये एंगल और ये एंगल दिया है, और ये आपको क्या दिया है, एक दिया है S, एक दिया है Q, एक दिया है P, एक दिया है R और एक दिया है T, देखना ये एंगल दिया है, यदि इसको इसमें जोड़ दें तो 180 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है ऊपर वाला P है ना, ये P है, PQS और PQR, और क्या दिया भी है, कुछ दिया है, देखना इधर ध्यान से देखना, इसमें बनाते हैं त्रिभुज हम, देखना ये मान लो ये P, ये Q, ये थोड़ा सा चित्र गलत हो गया है, चित्र गलत गड़बड़ है ये, इसलिए इसको ये लाइन यहाँ से खिंचाएगी हमारी, कहाँ से खिंचाएगी, यहाँ से, ये P, ये Q, ये S, ये R, ये T, ठीक है ना, ये हो गया ये, ठीक है ना। अब मेरे को ये पूरा मिला दूँ तो 180 हो जाएगा, तो PQS और PQR प्लस PQR कितना हो जाएगा 180, और ऐसे कैसे PRT बराबर PRT प्लस PRQ,
ठीक है ना। ये भी 180 के, ये भी 180 के, दोनों बराबर कर दिया, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया समीकरण 1 और 2 से करके। अब हमको क्या दिया, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो ये दोनों पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू कर सकता हूँ मैं, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आखिरी प्रश्न भी है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से इस पेपर को समझाया गया है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए और यही प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में बनेंगे। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। देखना ये आखिरी वाला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, यहाँ देखना इसमें दिया है एक्स, इस कॉर्नर पे क्या दिया है एक्स, इस पे दिया है वाई, ये एक्स ये वाई और ये दिया है जेड। ठीक है ना। देखना ये वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा, शीर्षाभिमुख वाई हो जाएगा, और अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, वाई प्लस जेड बराबर 180, और यहाँ वाई बाई जेड का मान कितना है 3/7। ठीक है ना। तो जेड इधर आ गया तो वाई का मान आ गया 3z/7, 3z/7 यहाँ रख दिया, प्लस जेड तो 7 का गुणा इधर ही कर दिया, 7z यहाँ से हटा दिया, 7 का इधर कर दिया 180 × 7। ठीक है ना। अब से ये कितना हो गया 10z बराबर 180 × 7। अब 10 को 10 से इसको काट दिया, 10 इसके नीचे ले आए, चलो 10 इसके नीचे लाए तो 10 से 0 से 0 कट गया, 18 × 7, तो जेड का मान आ गया 18 × 7 तो 56, 126। जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया हमारा 126, जेड का मान 126 आ गया। अब हम चित्र में देखते हैं। देखना चित्र क्या था हमारा, जेड का मान 126 आया है, हमारा चित्र था यहाँ एक्स था, यहाँ वाई था और यहाँ जेड था। तो इस लाइन को देखें हम, एक्स और जेड कैसे हैं, एक्स और जेड एकांतर हैं, तो एक्स बराबर हो गया जेड, एकांतर कोण है तो हमको एक्स का मान चाहिए था, तो जेड कितना है 126, तो एक्स से भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, यही प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, यदि आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।